देखते गुजरात का 7% 8% GDP बढ़ा। अरे ये 17 से 18% बढ़ सकता था। जी बिल्कुल। माधव सिंह सोलंकी के समय इस गुजरात में 17% से लेकर 23% तक का GDP रहा है। नरेंद्र भाई मोदी की गुजरात में सरकार आई है 2002 से, उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई और उसके भाग रूप में कैग का रिपोर्ट और विधानसभा सत्र के लास्ट दिन रखा गया। चर्चा सिर्फ न्यूज़पेपर में होती है, आपके जैसे जवाबदार मीडिया लोग चर्चा करते हैं, मगर कोई ऐसा बिकाऊ मीडिया जिसको मोदी गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया में चर्चा नहीं होती है और साथ साथ इसकी चर्चा विधानसभा में भी नहीं होती है। ये एफएस गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक कंपनी है, ट्रस्ट टाइप के है, जो गुजरात सरकार के पापों का पुलिंदा है। वो फंड कहाँ पड़ा हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो पता चलेगा ये फंड यहाँ नहीं है किसी कॉर्पोरेट में, कि सरकार के पाप को धोने के लिए या किसी पाप को क्रिएट करने के लिए। अगला विधानसभा का सत्र तब तक चालू नहीं होना चाहिए जब तक अगले पिछले कैग के एजेंडा पे वो डिस्कशन ना हो, चर्चा ना हो। मगर ये सरकार क्या है, किसी तरह ये मैनेज कर 2 लाख करोड़ बेचना चाहे इन्होंने, उसे 2.5 लाख करोड़ हर साल मिल ही रहा था, बट सरकार को बेच के उसके प्राइवेट पार्टियों को, कंपनियों को फायदा पहुंचाना था, उसके फाइनेंसर को कंपनी बेचनी थी उसमें। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। गुजरात विधानसभा में जो CAG ने रिपोर्ट रखे हैं, उस रिपोर्ट में कई लूप फॉल्स या कई ऐसी जानकारियां निकली हैं जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्योंकि हमारे साथ आज कैलाशदान भाई गढ़वी है, वो आंकड़ों के जानकार हैं। नमस्कार कैलाश भाई। कैलाशदान जी, ये जो कैग के रिपोर्ट हैं, उस रिपोर्ट के बारे में क्या आपके पास अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए, इस देश में ऑडिट के 2 डिपार्टमेंट, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक संस्था है जिसका काम सभी सरकारी संस्थाओं में होने वाले व्यवहारों का ऑडिट करना, चेक करना और रिपोर्ट करना। ये सिर्फ ऑडिट नहीं करते, फाइनेंशियल प्लस माइनस नहीं करते, ये साथ में इंटरप्रेन्योर ऑडिट भी करते हैं। इंटरप्रेन्योर ऑडिट का मतलब ये हुआ कि अगर वो पैसा आपका हो, एक व्यापारी का हो, तो कैसे यूज करेगा ताकि मैक्सिमम फायदा कमा सके वो। ये उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ये है। तो सरकार का पैसा जो है वो किस तरह बेस्ट स्कीमों में लगे, किससे सरकार पैसे का दुरुपयोग ना हो, सरकार पैसे का उपयोग आम आदमी तक, कॉमन मैन तक पहुंचे, ये इनका ऑडिट का एक विजन होता है, देखने का तरीका होता है। और उस इंटरप्रेन्योर ऑडिट के भाग रूप एक पूरे भारत में एक सेंट्रल कैग है और स्टेट कैग है। हर एक राज्य में कैग की अपनी खुद की ऑफिस है जो राज्य सरकार के सभी व्यवहारों को चेक करती है। अब चूंकि कैग की ऑफिस में लिमिटेड लोग होते हैं और बहुत सारे विभाग होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, समय समय पर अलग 5-7 विभाग को सेलेक्ट करते हैं, उस 5-7 विभाग को एक साथ 3 से 4 साल का ऑडिट करते हैं। जिससे क्या होता है, कोई फंड आया तो उसका एंड तक उपयोग कैसे हुआ, वो रैंडम प्लानिंग करते हैं और चेक करते हैं और कंप्लीट डेप्थ में जाते हैं लोग। और मेरे हिसाब से मुझे कैग का जो अनुभव है, कैग का रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक और टू द पॉइंट होता है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रिपोर्ट टाइप का होता है, जिससे कि पता चले कि फंड का सुयोजित और लोगों के लिए इन्वेस्ट उपयोग कर सकें। बंधारण में क्या क्या कैग के बारे में कहा गया और उस कैग के अधिकार क्या हैं? कैग के पास सरकार के सभी टाइप के आर्थिक जो व्यवहार है उनको चेक करने का अधिकार है। भारत सरकार का हर एक काम, राज्य सरकार का हर एक काम उनको चेक करने का अधिकार है। हाँ, उनके सिस्टम है, वो पहले इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस साल से इस साल तक का इस तारीख से इस तारीख का अकाउंट्स आप तैयार रखें, हम उसको चेक करने वाले हैं और आपके निर्णयों को एनालिसिस करेंगे और अधिकारियों को उसको फॉलो करना पड़ता है। कैग का रिपोर्ट जब एक खड़ा होता है एक बार, तो वो तभी पूरा या बंद किया जा सकता है या उसको कंप्लीट किया जा सकता है जब उसका जो कंप्लायंस पारा है, उसकी जो बातें जो उसने क्रस्ट खड़ा किया कि ये गलत हुआ है, तो जब तक सरकार को जवाब ना दे दे कि इसका फैक्ट क्या है, तब तक उसका पारा पूरा होता नहीं है और लोगों को जवाब देना पड़ता है। कैलाशदान भाई, ऐसा जानने को मिला है कि गुजरात में पिछले साल 12,800 करोड़ का कुछ अनअकाउंटेड फंड या ऐसा कुछ जानने को मिला है, क्या वो पूरी डिटेल है? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। आपने पहले ये हम समझे कि ये सरकार इस पूरे कैग का रिपोर्ट को कैसे यूज करती है और फिर उस अकाउंट पे चलते हैं। गुजरात सरकार, ये जो कैग का जो रिपोर्ट होता है स्टेट कैग का, वो लोग विधानसभा में रखते हैं। बिल्कुल। और विधानसभा से सभी MLA और सभी पत्रकार को जाता है और फिर पूरे राज्य को जाता है। अब इसकी सिस्टम क्या है कि जब भी ये विधानसभा में इसलिए रखा, इसका इंटेंशन विधानसभा में रखने का कारण ये है कि इसमें जिस तरह ऑडिटर ने, कैग ने रिपोर्ट किया, तो मिनिस्टर उसका जवाब दे विधानसभा में, MLA उससे प्रश्न करे, विरोध पक्ष से प्रश्न करे कि भाई है क्या, ये पैसे किस चीज के, कहाँ कैसे मिसयूज हुए, वो प्रश्न कर सके।
मगर जब से नरेंद्र भाई मोदी की गुजरात में सरकार आई है 2002 से, उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई और उसके भाग रूप में कैग का रिपोर्ट वो विधानसभा सत्र के लास्ट दिन रखा जाता है, अंतिम दिन रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें कोई चर्चा नहीं होती और अगले विधानसभा का एजेंडा कुछ और हो जाता है, जिसके कारण पिछले काफी वर्षों से कैग के रिपोर्ट की चर्चा सिर्फ पेपर न्यूज़पेपर में होती है। आप ऐसे जवाबदार मीडिया लोग चर्चा करते हैं, मगर कोई ऐसा बिकाऊ मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया में चर्चा नहीं होती है और साथ साथ इसकी चर्चा विधानसभा में भी नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों के बीच में भी नहीं होती है। और सरकार जो जवाबदार इसका जवाब देने के लिए, मंत्रियों जो इसके मुख्य जवाबदार हैं वो कभी जवाब देते नहीं, उनको जवाब देने के लिए कोई मजबूर भी नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देते हैं लोग। दर्शक मित्रों, तो जानिए, आपके टैक्स का पैसा है, सरकारें उसको यूज़ करती है, उसमें गफला होता है, उस गफले के बाद उसका रिपोर्ट अंतिम दिन आता है ताकि सदन में उसकी चर्चा ना हो पाए। कैलाशदन भाई, मैं फिर से दोहराऊंगा कि 12,800 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड फंड या तो किसी तरह से वो बढ़ाया गया, तो ये तो एक तरह से सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला गफला ही हुआ। GSFS गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक कंपनी है, ट्रस्ट टाइप के है, जो गुजरात सरकार के पापों का पुलिंदा है। फिर मैं बोलूँगा कि मोदी साहब जब गुजरात में आए तो उन्होंने इस देश के, इस राज्य के जो इकोनॉमिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था थी, उसमें कंसल्टेंट का उपयोग चालू किया, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट, जिनकी सलाह सूचन पे उसने ऐसी कंपनियां, ऐसे ट्रस्ट और ऐसे NGO बनाए गुजरात में कि गुजरात सरकार कोई भी पैसा कोई बजट में डिक्लेयर करती है। जैसे सिंपल आपको एग्जाम्पल से बात करूं कि इस बार के बजट में ऐसा सरकार ने डिक्लेयर किया कि हम कच्छ में एक बहुत बड़ी 500 करोड़ की हॉस्पिटल बनाएंगे, तो इस साल 500 करोड़ अलॉट कर दिया। अब आप तो जानते हो 1-1.5 साल लग जाता है उसको उनके बजट को फर्स्ट ईयर तो जमीन आइडेंटिफाई करने में, नेक्स्ट ईयर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में, उसके बाद के साल में उनका डिजाइन फाइनल हो जाए, फिर उसके अप्रूवल में मेडिकल काउंसिल इन सब के, तो उसमें 3-4 साल का समय लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल 500 करोड़ रुपए डिक्लेयर करते जाते हैं। अब वो पैसा उस साल के बजट में तो उपयोग होता नहीं, बिल्कुल। तो सरकार ये सब पैसे ऐसी संस्थाओं में पार्क करके छोड़ देती है, जमा कर देती है। तो बजट में जो कहा गया वो वहां यूज होता नहीं है। फिर वो पैसे सरकार कहेगी भाई एक काम करो, ये मेला लगाना है, इस मेले मोदी साहब के या मुख्यमंत्री के या बीजेपी के 2000 पोस्टर लगाने हैं, तो 2000 पोस्टर लगाने में पैसे काम होते हैं, या इस तरह के जहाँ सरकारी प्रचार में, या ऐसे जो पहले बजट में नहीं अनुभव किए जाते हैं और बाद में इस चीज़ की जरूरत खड़ी होती है उसमें यूज कर देता है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। और उससे इंटरेस्टिंग बात करूँ आपको जी, मैंने इस डेटा के बारे में, मुझे था कि ये डेटा गलत चल रहा है, तो इस डेटा के लिए मैंने नहीं होगा तो बहुत बार RTI मांगने की, पर RTI में मुझे स्पष्ट जवाब, कोई जवाब तो आया नहीं उनकी तरफ से, पर मैंने जब कहा कि मुझे चाहिए तो मुझे अधिकारी बोला क्या साहब इसका डेटा किसी को नहीं देते हैं, विधानसभा में डेटा नहीं दिया है, ऐसा स्टेटमेंट मुझे अधिकारियों ने दिया। तो ये शर्मजनक है। और इन सब से हट करके देश के जवाबदार व्यक्ति, मैं टैक्स भरता हूँ, मैं लाखों रुपए टैक्स हर साल भरता हूँ, तो मुझे हक है मुझे जानने का, तो मेरा वो हक जो है संविधान से मुझे मिला, वो मुझे नहीं मिल पाता है। अब आपने उस फंड की बात की, अब इसमें कैसा है कि सरकार जो है ना, सरकार का मिसमैनेजमेंट बोल रहा है, आपको जान के ताजुब होगा, इस सरकार के पास 2017-18 से 23 तक 19,708 करोड़ रुपया बैलेंस पड़ा था, बराबर। हाँ पूरी पड़ा हुआ था। उसके बाद इसके बाद भी सरकार, और इसके ऊपर सरकार को जो ब्याज मिला वो नॉमिनल 183 करोड़ के आसपास मिला। उसके सामने इसी पीरियड में सरकार ने अलग अलग फंड लेकर के वो 23,000 करोड़ से ज्यादा ब्याज दे दिया। तो ये अगेन बोलो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। पैसा कहीं से भी आता है तो आने दो, मतलब 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला, बस यही है। कहीं से पैसा आता है तो आने दो और उसको ले लो, फिर उपयोग करना नहीं करना बाद में देखेंगे। और जो पैसा पड़ा हुआ है वो लोन नहीं लें तो पैसा पड़ा हम उपयोग कर सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं। हाँ अगेन बोलता हूं, जो फंड कहां पड़ा हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो पता चलेगा ये फंड यहां नहीं है किसी कॉर्पोरेट में, किसी सरकार के पाप को धोने के लिए या किसी पाप को क्रिएट करने के लिए किया हुआ है। कैलाश भाई, ये तो मिसमैनेजमेंट मतलब एक तरह का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया। और गुजरात में तो कई सालों से कैग के रिपोर्ट में कई पारा है, वो पारा कंप्लीट ही नहीं हुए, तो क्या करे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं कोई जाए देखे। और हम लोग भी, आप और हमारे जैसे लोग थोड़े 2-4 दिन की कुछ बातें कर लेते हैं, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अदरवाइज अगला विधानसभा का सत्र तब तक चालू नहीं होना चाहिए जब तक अगले पिछले कैग के एजेंडा पे डिस्कशन ना हो, चर्चा ना हो। मगर ये सरकार क्या है, किसी तरह ये मैनेज कर रही है। देखिए अब सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। भारत सरकार, आपको याद है जब नरेंद्र मोदी दिल्ली गए तो डिसइन्वेस्टमेंट पे काम किया,
और उन्होंने इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट किया कि हर साल 2 लाख करोड़ रुपया डिसइन्वेस्ट करेंगे। मगर आपको ताज्जुब होगा जानकर उस समय केंद्र सरकार, चूंकि बीजेपी सरकार दिल्ली में कम रही है, तो केंद्र की सरकार के पास इन गवर्नमेंट कंपनियों में जो प्रॉफिट था, जो डिविडेंड प्रॉफिट छोड़ो, जो डिविडेंड सरकार को मिलता था वो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा मिलता था। तो जो बेच के माल आपको जो जमा करते, जो हर साल 2 लाख करोड़ बेचना चाहे इन्होंने, उसे 2.5 लाख करोड़ हर साल मिल ही रहा था। बट सरकार को बेच के उसके प्राइवेट पार्टियों को, कंपनियों को फायदा पहुंचाना था, उसके फाइनेंसर को कंपनी बेचनी थी, उसमें सरकार के जो मिनिस्टर उनको पर्सनल इंटरेस्ट कवर करवाना था अपने लोगों। हाँ, जिस कारण से ये किया है। उसके सामने गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में 1,25,000 करोड़ 1,25,000 करोड़ का सरकारी इन्वेस्टमेंट है। उसके सामने मिला क्या, सिर्फ 97 करोड़ रुपया, सिर्फ 97 करोड़ रुपया, 97 करोड़ रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है, सरकार क्या है, जो पैसा और फाइनेंस मैनेजमेंट है वो सरकार जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम नहीं दे रहा है, सरकारी कम। हाँ, तो यहां डिसइन्वेस्टमेंट करो ना भाई, बिल्कुल जो करना है। और ये सब पाप 30 साल से तुम्हारी सरकार है, बीजेपी वाले 30 साल से गुजरात को चला रहे हैं। मतलब कॉमन भाषा में कैलाशदान भाई बताया जाए कि जो संस्थाएं प्रॉफिट करती है उनको बेच दी गई है, और जो लॉस कर रहे हैं उसमें वो सरकार पैसे ही डाले जा रही है, पैसे ही डाले, वो डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब तो यही हुआ कि जो कमाऊ बेटा है उसको दूसरों को दे के यही। तो इसमें सारे के सारे भारत के भी लोग, माफ़ कीजिएगा, गुजरात के लोग इफेक्टेड होते हैं। गुजरात के लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आरटीआई में जब तक मेरी जानकारी है तब तक आरटीआई में अगर सदन में जो भी चीज़ डाली जा सकती है वो आरटीआई में मिलने के पात्र हैं, वह भी नहीं देंगे तो लोग कैसे जानेंगे उनके टैक्स के पैसों को सरकार कैसे यूज़ करती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत और बोलती है कि इस देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। साहब, ये अघोषित इमरजेंसी है। यहाँ पे मैं अगेन बोलता हूँ, यहाँ न तो इलेक्टेड मेंबर, चुटाला प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, न तो उसकी चलती है, न एमएलए की चलती है, न सांसद की चलती है। यहाँ चलती कि कुछ अधिकारियों की, पूरे भारत को और पूरे गुजरात को कुछ अधिकारियों ने पुत्र कब्जे में ले रखा है, और वही पिछले 30 साल से सही मायने में सरकार चला रहे हैं। अब अधिकारी जो होगा वो गुजराती हो भी सकता है, गुजरात का नहीं भी हो सकता है, वो गुजरात को समझ भी सकता है, गुजरात को नहीं भी समझ सकता है। ऐसे लोगों के ग्रुप के कारण आज गुजरात का विकास जो होना चाहिए वो नहीं। मान लो कहा हम देखते गुजरात का 7% 8% जीडीपी बढ़ा, अरे ये 17 से 18% बढ़ सकता था। माधव सिंह सोलंकी के समय इस गुजरात में 17% से लेकर 23% तक का जीडीपी रहा है। ये गुजरात की तासीर है, गुजरात की ताकत है। ये भ्रष्टाचारी, भाई भतीजावाद करने वाले और खुद की दुकान भरने वाले लोगों, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 30 साल में गुजरात का अपॉर्चुनिटी लॉस, जो हम कमा सकते हैं, गुजरात को जो मिल सकता था वो नहीं मिलने देकर पाप किया है, और इस पाप के लिए वो दोषी हैं और आर्थिक अपराध के गुनहगार भी हैं। दर्शक मित्रों, हमने आपको पिछले एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं उससे पहले के जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें गुजरात का विकास 15% के करीब था। कैलाशदान भाई, तो इसका मतलब यही माना जाए कि नरेंद्र भाई आए ऐसे तब से गुजरात रिवर्स गियर में चल रहा है? गुजरात का विकास 17 से 20% होना था, 8 से 10% हुआ, तो 10% का एवरेज नुकसान हर साल के लिए हुआ। आप बोलोगे तो 8-10%, तो 10% तो होना ही था। गुजरात का विकास में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गुजरातियों का है, और सरकार लोगों को लेग पुलिंग कर रही है, पैर खींच रही है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। गुजरात में पहले पूरे गुजरात के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत सारे गुजरात में काम करते, अलग अलग गवर्नमेंट का विभाग, इरिगेशन हो, क्या कहते हैं, सिंचाई विभाग, पानी पुरवठा बोर्ड हो, सरदार सौर नर्मदा निगम लिमिटेड हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड हो, इन सब में अलग अलग गुजराती कॉन्ट्रैक्ट 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ काम करते थे, और गुजरात के पैरेलल इकोनॉमी बढ़ती है, गुजराती लोगों को बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। साहब, गुजरात को नरेंद्र भाई मोदी ने एक ऐसे साउथ इंडियन अधिकारी के हाथ में सौंप दिया जिसका नाम मैं ऑफिशियली कहता हूँ के कैलाशनाथन था। उसने एक ऐसा आयोजन किया गुजरात में कि गुजरात में कॉन्ट्रैक्टर को काम देने का टेक्निकल बिल्डिंग को इस तरह सेट कर दिया कि कोई भी गुजरात में उसमें काम करने गुजराती कंपनी को काम ना मिले। उसके लिए टेक्निकल बिल्डिंग में जो साउथ की जेवी केन ये सब जो थी उनसे बड़ी बड़ी कंपनी को काम मिल सके, जिसके कारण क्या उनका बिडिंग रेट ऊंचा गया। 100 करोड़ का काम था, उसी तो 150 और कॉस्टिंग में चला गया, टेंडर ऊंचा गया। अच्छा, काम 150 करोड़ में हो गया, टेंडर लग गया। अब उन कंपनी ने खुद कोई काम नहीं किया,
उन्होंने यही गुजरात के बंद किए हुए कंपनियां जिनको काम नहीं मिल रहा, जो टेक्निकल क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, इनको सबलेट में काम दे करके और काम पूरा किया। तो ये 50 करोड़ ऊपर का पेमेंट तो गुजरातियों का ही गया ना। इस तरीके से गुजरात को सेटिंग करके। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, आज मान लीजिए कि आप इसी शहर में, आप भुज में हम बैठे हैं, भुज में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ कलेक्टर आए हैं जिन कलेक्टर को ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं है। गुजरात में भी कच्छ, जो गुजरात का 33% लैंड भूमि है, वहाँ का कल्चर क्या है, जियोग्राफी क्या है, यहाँ की इंडस्ट्री क्या है, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उसका ज्ञान नहीं होने के कारण समय समय पर ऐसे ऐसे सर्कुलर निकाले हैं जिस सर्कुलर के कारण कि गुजरात का कच्छ का विकास डिस्टर्ब हुआ है। जिसका थर्ड बात बता रहा हूँ, आज कच्छ में नर्मदा का पानी अभी तक नहीं आया है। जो पानी आया वो केनाल में आया है, किसी के खेत में नहीं आया है। जो अगर ये पानी कच्छ के गांव के खेतों में आ जाए तो 25,000 करोड़ रुपया हर साल गुजरात के किसान ज्यादा कमा सकते हैं। और ये कच्छ का लॉस है, कच्छ के लोगों का लॉस है। कच्छ एक सी स्टेट था जिसको गुजरात में मर्ज किया कि विकास अच्छा होगा। परिस्थिति तो ऐसी हो गई है अब कि कच्छ में सी स्टेट बनने के साथ कच्छ को नुकसान हुआ, ऐसे गुजरात को नुकसान हुआ। तो मोदी साहब जो गुजरात में आए, हम कच्छ वाले बहुत मोदी साहब को कच्छ का पनौता पुत्र मानते हैं, पर पुत्र ने है ना वो एक अच्छा काम ऐसा नहीं किया जिससे कच्छ को फायदा हो। उनका एक ही काम कच्छ के मामले में अच्छा रहा, वो व्हाइट रन का मार्केटिंग। कच्छ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, पर उसका काला साइड भी है जो कच्छ को बदनाम करता है, कच्छ के खारक और कच्छ के लोगों को, कच्छ की बेटी को बदनाम किया इस कारण से। तो मैं तो पर्सनल किसी में पढ़ना नहीं चाहता, मगर ओवरऑल कैग का रिपोर्ट टाइम से ना होने के कारण, विधानसभा में लास्ट डे पे प्रेजेंट करने के कारण, कच्छ गुजरात में जो गुजरात की सरकारी व्यवस्था है, सरकारी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनियों ने जो गड़बड़ की है, जो उन्होंने टाइम सर फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं किया है या पैसा का मिस मैनेजमेंट किया है, उसके कारण बड़े पैमाने पे गुजरात को नुकसान हुआ। तो आपको दूसरी बात बता रहे हैं, जैसे सरकार एक निर्णय लेती है कि अपने कोई पार्टिकुलर रोड बनाना है, कोई ब्रिज बन जाए। अभी आपने रिसेंटली केस दिया होगा कि 42 करोड़ का ब्रिज 52 करोड़ में तोड़ा। ये आम आदमी को दिखता है, लोगों को दिखता है। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा होने के बाद बीजेपी जीतती कैसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जिस तरीके से इलेक्शन ईवीएम मशीन पे प्रश्न किया जाता है और बहुत सारे मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का इलेक्शन में उपयोग के बारे में बात की जाती है, तो मुझे नहीं लगता लोग गुजरात में वोट दे रहे होंगे। ये वोट मैनेज किया जा रहा है, जिसके कारण गुजरात में एक ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं जीत के आ रहा है जो कह सके मेरे गुजराती को लिए क्या करना है। वो नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण ऐसे लोग चल रहे हैं। उस कारण आज अपना कैग का रिपोर्ट की चर्चा नहीं होती है और आपके हमारे टैक्स से पैसे का मिसयूज हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। कैलाश भाई ने अच्छी बात की कि कैसे चुनाव जीता जाए। कैलाश भाई, इस लोकसभा के चुनाव में जिसमें 542 या 541 सीट पर चुनाव हुआ, उसमें से 538 सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर वोट मैच ही नहीं हो रहे हैं। तो कैसे जनता माने कि उन्होंने वोट दिया है उसी व्यक्ति को या उसी पार्टी को गया हुआ है? साहब, पूरे लोकसभा के आप डेटा स्टडी करें इस इलेक्शन का, तो आपको लगभग 120 सीटें ऐसी लगेगी जो 25,000 से कम मार्जिन से जीती गए। उनका रिजल्ट आप देखो ना, तो उस रिजल्ट में लगभग 80% सीटें बीजेपी को गई है। अब उनके डेप्थ में जाओ तो उनमें क्या हुआ, जब ये रिजल्ट का पोजीशन आया तो एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ, रिकाउंटिंग की बात आई, बागू से बात आई, और वैसे मैक्सिमम बीजेपी जीती। तो कहीं सिस्टम का यूज, मैनेजमेंट, मैं तो बोलता हूँ फ्री एंड फेयर करो ना। आज एक बात समझो, जो आपका डेटा होता है कि आपने 10 लाख वोट गिरे और अंदर से 9,50,000 वोट मशीन से निकलते हैं, या मशीन में 10 लाख वोट निकलते हैं और वोटिंग 9,50,000 बताती है, ये इटसेल्फ बताता है कि कोई मिसमैच हो रहा है। और कभी भी अगर ऐसा मिसमैच है तो मिसमैच 1 लाख का भी हो सकता है और 10 लाख का भी हो सकता है। इसलिए इसके डेप्थ में जाने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदार होना चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन बेदरकार है, जवाबदार नहीं है, और वो इस सरकार के रिमोट कंट्रोल से चलती है कि मेरा खुद का, मैंने जो डेटा प्रेजेंट किया है इस सरकार में इलेक्शन प्रोसीडिंग के बारे में, वो डेटा जो इलेक्शन कमीशन स्वीकार ले या इन्वेस्टिगेशन कर प्रूव करे क्योंकि मेरा डेटा सच्चा है, थर्ड पार्टी के कंफर्मेशन मेरे पास में अगर होता है तो गुजरात के बहुत सारे एमएलए एमपी के जीते हुए स्टेटस को भी खराब कर सकता है। बस सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर रही है और इलेक्शन कमीशन, अगेन बोलता हूँ, पोपट हो गया है सरकार का। दर्शक मित्रों, तो ये गुजरात सरकार में जो कैग के रिपोर्ट थे, उस रिपोर्ट में कितने, कैलाश भाई एक मुद्दा और भी मेरे ध्यान में आया था कि कैग के रिपोर्ट में ऐसा भी कुछ था कि कई योजनाएं ऐसी थी जो डिले होने के कारण उनका खर्च 2-2, 3-3 गुना बढ़ गया। तो ये तो सीधे सीधे तौर पर हमें और आपको नुकसान है। ये ऐसी बात है, ये लोग पहले डिक्लेयर करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलो अभी 2 साल में हम 3,000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। अब या तो 2 साल के प्रोजेक्ट का डिजाइन प्लानिंग करने में लेट करते हैं,
या उनके टेस्ट के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्टर सेट नहीं होता तो उसको फिर डिले करते हैं। और इस तरह से अलग अलग टाइप से ये लोग किसी भी प्रोजेक्ट को डिले करते हैं। और डिले करने का एक और कारण सबसे बड़ा क्या हो गया है कि मान लो यहाँ से सब नक्की किया है उन्होंने, अब ये तो किसी प्राइवेट को दे देने जैसा काम है, उनको नहीं करना है, तो क्या जानबूझ के ओवर एस्टिमेट करवाते हैं, जिससे कि प्राइवेट पार्टी को जो एडजस्ट करना है, जो उसको हेल्प करना है, वो यहाँ से पैसे निकल जाते हैं। जैसे सिंपल आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार इसी सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक पुल का, रोड और पुल का प्रोजेक्ट साथ में बनाया, पूरा लंबा प्रोजेक्ट था, उसको कंप्लीट करना था 3 साल के अंदर। उसके लिए स्पेशल 23,000 करोड़ का बजट भी नक्की किया था, मगर वो बजट कभी भी उपयोग नहीं हुआ, जिसके कारण आज भी वो पेंडिंग पड़ा। दूसरी बात बता रहा हूँ, ऐसे ही केस और बता रहा हूँ, अपने पास लाइव एग्जाम्पल है कल्पसर प्रोजेक्ट, बराबर। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मैंने एक कैग का रिपोर्ट बता रहा हूँ। कल्पसर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए समय से पहले सरकार ने करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, फॉलोइंग किया। अब कल्पसर प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से धुन खा रहा, चला ही जा रहा, बराबर। हर बार सरकार करोड़ रुपया उसमें देती है, अलग अलग टेक्निकल टेस्टिंग के लिए, इसके लिए, रिसर्च रिपोर्ट के लिए, इस रिपोर्ट के लिए। उसके बाद भी आज तक कल्पसर प्रोजेक्ट पे एक ईंट नहीं रखी गई है, बराबर। सामने कल्पसर प्रोजेक्ट अगर बनाया जाए, सरकार के दिमाग में हो, तो धोलेरा पोर्ट कभी नहीं बना सकते जी। मान लो धोलेरा पोर्ट बनाए, पानी वहां तक, हाँ, पानी पहुंचेगा नहीं, तो अगर धोलेरा पोर्ट वो बना दे, बराबर, तो कल्पसर नहीं बनेगा। और एक मीठी पानी की झील जो कल्पसर ने प्लानिंग किया है, वो काम नहीं होगा। क्योंकि धोलेरा बनेगा तो पूरी टाउनशिप पूरा पानी आएगा, जहाज अंदर तक नहीं आ सके अगर कल्पसर बन गया तो सरकार के पास खुद के पास विजन नहीं है, खाली बड़े बड़े आंकड़े दिखा करके, ये कैग का ही रिपोर्ट था, बड़े बड़े आंकड़े दिखा करके और लोगों को बताती है कि चलो हम इतना प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, पर खुद मिसमैच है। आप यहाँ सोचो कि सरकार ऐसा नक्की का, कच्छ का एग्जाम्पल देते हैं कि गांधीधाम और भुज के बीच में हम एक रेलवे लाइन बनाएंगे, बराबर, जो रेलवे लाइन जमीन पे कहीं नहीं होगी और उसके नीचे से कोई रेलवे लाइन नहीं जाएगी। अब अपने इतने सारे रेल लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर कैसे निकालेंगे जब उसके नीचे रेलवे लाइन आने वाली है, पर वो जानबूझ के ऐसा आयोजन करते हैं फिर वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो। उनके कंडीशन ही ऐसा रखते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं। हाँ, बट आपको और हमको इलेक्शन के साल में एक अच्छा लगे। आपको बहुत सा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ, सगुफे। मैं लास्ट विधानसभा इलेक्शन के समय मैंने एक डिक्लेरेशन ऐसा दिया था कि कच्छ उस समय और एक लंपी रोग था गायों में, वो लंपी रोग के कारण गायों बड़े पैमाने में मर रही थी। तो मैंने ऐसा डिक्लेरेशन किया था, मैंने लोगों को जाहिर किया था, प्रेस में भी कहा था कि जो मेरी सरकार आई या मैं एमएलए बनूं तो मैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल खोलूंगा, जहां वहाँ के लोकल डॉक्टर होंगे, उनको डॉक्टर को ट्रेनिंग दिया, मतलब हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे हम, जहाँ डॉक्टर तैयार होंगे जानवरों के लिए, गायों इन सब के एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर तैयार करेंगे। ये मैंने डिक्लेयर किया था। मेरे इस बात को सरकार ने तुरंत जाग गई, सरकार का एंटीना चालू हो गया। तो सरकार ने उसी समय डिक्लेयर किया 5-7 मुद्दे, उसमें मेरा ये इशू लिया उन्होंने कि हम भी कच्छ में एक हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। उससे बड़े पैमाने में कच्छ में, जो इतने बड़े कच्छ जो भारत का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ गायों की संख्या आदमी से ज़्यादा है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में हम स्पेशल एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल खोलेंगे। ये मेरे स्टेटमेंट के बाद राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया था, मगर आज तक उसके लिए जमीन के 1 इंच भी देने में नहीं आई है, तो हॉस्पिटल कब बनेगा? कैलाश भाई, यही बड़े बड़े सुगुफे की बात हो रही है। जैसे पिछले साल महिला आरक्षण बिल आया, वो अभी पता नहीं किस कोने में चला गया। अभी जो ये नया बिल लाने वाले हैं या ला चुके हैं मुस्लिमों की जो वो है, उसके बारे में क्या ये सिर्फ लोगों को झगड़ा कर ही अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? चलो, सबसे पहले मैं एनआरसी की बात करें। बिल्कुल। आसाम में इस आसाम में इसका उपयोग करेंगे। आज आसाम में एनआरसी के कारण बड़े पैमाने सरकार ऐसा मानती कि उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई किया, तो सरकार ने अभी तक निकाला क्यों नहीं? एक बात। दूसरी बात, जो सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को, नॉन इंडियन लोगों को भारत से निकालने के बारे में 1% भी सोचती है, तो इस नरेंद्र भाई मोदी को, इस अमित शाह को और इस गुजरात की सरकार को और भारत की बीजेपी की सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, पिछले 30 साल से तुम्हारी छाती पे अहमदाबाद शहर के चंडोला तलाव में हजारों बांग्लादेशी घुस के मकान बना के धंधा कर रहे हैं। आपने आज तक उसमें क्या किया? एक भी डिकोड नहीं किया। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें, आपने कहा कर्णावती बनाएंगे, अभी तक कर्णावती नहीं बना सके आप। अब कर्णावती आपके खाली पोस्टर में रह गया।
आप इस तरह कहते हो कि आप बड़े पैमाने में लोगों को यहां से वहां शिफ्ट कराएंगे। आपने एक केस तो बताओ आपने किया हो। और आपका डेटा और प्रोसीडिंग गलत है कि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्स आर्मी मैन का नाम आया जो इंडियन आर्मी में काम करते थे, और आपने लिस्ट में उसका नाम ले लिया। नाम एनआरसी में। इसका मतलब कि एनआरसी या ऐसा कोई भी जुमला बीजेपी सरकार का जो उनको हिंदू मुस्लिम में भेद करवा सके, उनका वोट बैंक बढ़ा सके, ये सभी चीज पे वो काम करना चाहते हैं और उसका मार्केटिंग करते रहना चाहते हैं। वो करना नहीं है, मार्केटिंग करना है उनको। कैलाश भाई, आज की तारीख में हिंदुस्तान में सरकार कह रही है 80 करोड़ लोगों को दान देना पड़ता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा, महिला अनामत का मुद्दा कितना मायना रखता है? सबसे पहले तो लोगों के पेट में अनाज जाना चाहिए। भूखे पेट ना भजन कराए, राम भजन नहीं सकता भूखा पेट हो तो। जी बिल्कुल। और इसी कारण से इस सरकार ने कुछ सालों पहले तो उसने गालियां दी 75 साल के कांग्रेस सरकार को, फिर बहुत रहने का उनको बोला यार मेरा तो 5 साल पूरे, कितने समय उनको गालियां देंगे। तो फिर उन्होंने होमवर्क चालू किया, तो पता चला 80 करोड़ लोग तो भूखे हैं यहाँ पे, उनको अनाज देना पड़ेगा। अब जिस देश में 80 करोड़ की बस्ती, इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, आधा यूरोप आ जाता है, आधा यूरोप आ जाएगा, आधा यूरोप उसके अंदर, इतनी बस्ती को हम हर महीने अनाज मुफ्त देना पड़ता हो और सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। आपको कुछ बातें बताता हूं। मोदी साहब गुजरात के समय सीएम की तरह थे उस समय, उन्होंने कहा कि 2022 में गुजरात में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये कमिटमेंट उस बंदे का था। भारत में नहीं रहेगा, गुजरात नहीं पूरे भारत में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। और वो बात ने गुजरात के आदिवासी विस्तार में उन्होंने कहा था। मैं बोलता हूं आज की तारीख में गुजरात में 70% मकान जो है वो कच्चे हैं। तो मोदी साहब क्या बोल रहे थे? एक बार याद है गुजरात में बहुत बड़े बड़े पैमाने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने चलाया था कि हमने गांव गांव बिजली पहुंचाई। आज भी हजारों गांव बिजली के बिना है। और इससे हट करके जो बिजली पहुंचाने की गति थी वो कांग्रेस या उसके पहले की सरकार, मोदी साहब के पहले की सरकार में एवरेज 13,000 गांव पर अन्नम थी। दर साल 13,000 गांव को बिजली पहुंचा रहे थे। इस सरकार ने 5,000 गांव हर वर्ष बिजली पहुंचाई और बोलते हमने दुनिया में सबसे बड़ा काम कर दिया। इस तरीके से इस सरकार को खाली बड़ी बड़ी, उन्होंने आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। इन्होंने कहा हम हर साल 10,000 किलोमीटर रोड बनाते हैं, बराबर। अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उस समय कांग्रेस 5,000 किलोमीटर रोड बनाती थी, पुरानी सरकार है। अब 5,000 किलोमीटर मतलब 5,000 किलोमीटर उनका होता था, 1 2 3 4 5 6 लेन, तो 5,000 किलोमीटर। बीजेपी ने क्या किया, 5,000 किलोमीटर को 6 लेन से गुणा कर दिया, मतलब और उसको 30,000 किलोमीटर कह दिया। एक लेन को उसने एक गिना, जो कि 6 लेन को कांग्रेस ने एक लेन गिना, इसने 6 लेन को 6 रोड गिन लिया। तो ये कहीं इसका प्रेजेंटेशन, मैंने बोला आपको शुरुआती भाषण में, मैंने अपनी चर्चा में कहा कि ये सरकार कंसल्टेंट को बुला करके सरकार 2 रुपये को 200 रुपये कैसे बता सके, इसका आयोजन करवाते हैं। और कंसल्टेंट की सलाह सूचन से ये लोग स्टेटमेंट देते हैं और डील करते हैं, जिसके कारण आपको और हमको लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। खरा अर्थ में ये कोई बड़ा काम ही नहीं है। मैं आपको एकदम छोटा आपके स्टेटमेंट में लास्ट मिनट में 2 शब्द से मेरा इंटरव्यू आपका पूरा करना पसंद करूंगा कि आज सरकार, अभी आपने देखा कि अपने नरेंद्र भाई मोदी अहमदाबाद में उनका जन्मदिवस था, उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और पूरे गुजरात से खाली बस भर भर के उन्होंने वहाँ जमा किया। 2500, ठीक है, 2500 बस है, उसमें कितने पैसे के एक एवरेज एक बस में 7 लोग आए। मैं तो कहता हूँ आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जहाँ जितना यूज करना है करो, राज्य को लूटना है लूटो, देश के लोगों को टैक्स लूटना है लूटो, मगर अगर आप सही मायने में सच्चे हिंदू और धर्म प्रेमी हो तो आप आशापुरा मात अभी दर्शन करने लोग जाएंगे, वो जब रिटर्न आ रहे हैं तो उनको फ्री बस सर्विस दो वहां से। वो ज्यादा काम का धर्म का है। अंबाजी गए, उनसे अपने पैसे की लूट चालू की, 2 रुपये किलोमीटर लोगों से लूटा, ज्यादा लूटा आप लोगों ने। करो, इसमें क्यों नहीं कर रहे हो? तो सरकार जो है खुद का मुंह चमकाने के लिए, पर परिस्थिति क्या इस सरकार की मालूम है कि हाल क्या पूछते हो मेरे व्यापार का, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। और इनसे हटके दूसरी लाइन इनके लिए ज्यादा तय लगती है कि ताम्र गालिब में काम ये करता रहा, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करता रहा। तो जब तक सरकार खुद का धूल चेहरा साफ नहीं करेगी तब तक इस देश के लोगों का भला नहीं होगा। और इस सरकार को हमें भी, मैं तो ऐसा मानता हूं, मैं तो आपके टीवी के माध्यम से निवेदन करता हूं लोगों को कि सरकार को समझो। मैं कहता हूं इसलिए मत करो, आप समझो एक काम को और दंड दो, ये दंड के लायक है। हिंदू धर्म संहिता के अनुसार जो पाप करता है, जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो जनता के हक को खा जाता है, जो राजा का धर्म नहीं निभाता है, उसको दंड मिलना चाहिए। और ये बीजेपी वाले लोग अब दंड के भागी हैं।
कैलाशदान भाई ने बड़ी सही बात कही, क्योंकि ऐसे में वक्फ बोर्ड का बिल आया, ये वो बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन उससे किसी का भला नहीं होता। मैं भी अंतिम बात ख़त्म करके ये इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। न मस्जिद की बात हो, न सिवालों की बात हो, हिंदुस्तान आधा भूखा है, पहले निवालों की बात हो। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार।